प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। उम्मीद है कि आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। यह पूरा प्रोग्राम तेजस्विनी फाउंडेशन की ओर से चलाया जा रहा है और आदरणीय आईआरएस सर अजय खर्रे सर के नेतृत्व में यह प्रोग्राम चल रहा है। अभी तक मैंने लेक्चर 1 में पार्ट ए और पार्ट बी हम पढ़ चुके हैं और आज इसका लेक्चर 1 का आखिरी पार्ट सी होगा, जिसे हम जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। इसको पार्ट सी को करने के पहले हम थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लें कि हमने क्या-क्या अध्ययन किया है। हमने पर्यावरण के बारे में समझा था कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के घटक क्या हैं, प्रकार क्या है, महत्व क्या है, समस्याएँ क्या हैं, पर्यावरणीय अनुकूलन क्या है। हमने एनवायरनमेंट को समझा था कि एनवायरनमेंट किस शब्द से लिया गया है, तो एनवायरनमेंट इन्वायरोनमर शब्द से लिया गया है। हमने जाना था कि एनवायरनमेंट किस भाषा का शब्द है, तो एनवायरनमेंट फ्रेंच भाषा का शब्द है। हम समझे थे कि एनवायरनमेंट का अर्थ क्या होता है, तो एनवायरनमेंट का अर्थ है घिरा हुआ या घेरना, हमारे आस-पास वायु का ऐसा आवरण जिसमें हम रहते हैं, उसको पर्यावरण कहते हैं। और हमने समझा था कि एनवायरनमेंट किस अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है, तो यह अधिनियम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है। इसके बाद हमने कंपोनेंट्स समझे थे, पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के 3 कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स, इसमें हम सभी जीव-जंतुओं, पेड़-पौधों और सूक्ष्म जीवों को रखते हैं। दूसरा है एबायोटिक कंपोनेंट्स, इसमें हम स्थल, जल और वायु को सम्मिलित करते हैं। और तीसरा है एनर्जी कंपोनेंट्स, इसमें हम सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा को इसमें सम्मिलित किया जाता है। अगला हमने जाना था कि पर्यावरण के प्रकार क्या है। पर्यावरण 3 प्रकार का होता है। पहला भौतिक पर्यावरण, जिसमें कि हम स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल का अध्ययन करते हैं। दूसरा जैविक पर्यावरण, जिसमें हम सभी जो इस पृथ्वी पर वनस्पतियाँ और जीव-जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जिससे हम ज्योमंडल का निर्माण, बायोस्फीयर का निर्माण होता है। और तीसरा हमने सांस्कृतिक पर्यावरण को समझा था। सांस्कृतिक पर्यावरण मानव निर्मित पर्यावरण है, इसमें मानव की आर्थिक और सामाजिक क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। पहले 2 पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण, प्रकृति की देन है और सांस्कृतिक पर्यावरण मानव की देन है। इसके बाद हम पर्यावरण के महत्व पे आए थे और हमने कहा था कि पर्यावरण का महत्व आपको स्वयं बताना है, तो आप बताइएगा, आप कॉपी में इसको नोट कीजिएगा, लिखिएगा। फिर हम आए थे मानव पर्यावरण संबंध पर। हमने इसको 4 रूपों में समझा था। जब फैक्टर के रूप में मानव था, तो वह आदिम मानव था। जब रूपांतरकर्ता मॉडिफायर के रूप में हुआ मानव, तो उसने आदिम कृषि करना प्रारंभ की। जब चेंजर परिवर्तनकर्ता के रूप में आया, तो वह पशुपालक के रूप में भूमिका रही। और तीसरा डिस्ट्रॉयर विध्वंसकर्ता के रूप में आया, तो वह दौर था जब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में मानव ने बहुत ज़्यादा उन्नति की थी। इसके बाद हमने समझा था कि पर्यावरणीय समस्याएँ क्या हैं। पर्यावरणीय समस्याओं में हमने पर्यावरणीय क्षरण, डिग्रेडेशन को समझा था, पर्यावरणीय प्रदूषण को समझा था, जिसमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण, रेडियो एक्टिव प्रदूषण और स्पेस प्रदूषण को समझा था। उसके बाद में हमने एनवायरमेंटल एडॉप्टेशन को समझा था। एनवायरमेंटल एडॉप्टेशन 3 प्रकार के होते हैं। संरचनात्मक अनुकूलन, जिसमें हमने मरुस्थलीय लोमड़ी, ध्रुवीय लोमड़ी का उदाहरण के रूप में समझे थे। उसके बाद हमने व्यवहारात्मक अनुकूलन को समझा था, जिसमें उत्प्रवास के माध्यम से उसको समझा गया था। तीसरा शारीरिक अनुकूलन को समझा था, जो कि मरुस्थलीय चूहा के माध्यम से हमने शारीरिक अनुकूलन को समझा था। इसके पश्चात जीव-जंतुओं में अनुकूलन के बाद हम पेड़-पौधों में अनुकूलन में आए थे। हमने टुंडा क्षेत्र की वनस्पतियों को समझा था। टुंडा क्षेत्र की वनस्पतियाँ जैसे काई लाइकेन थी। हमने ये भी समझा था कि टुंडा क्षेत्र में टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, वर्षा भी कम होती है। जो वर्षा होती है, वो हिमपात के रूप में होती है। हमने समझा था कि इन क्षेत्रों में एक विशेष जनजाति पाई जाती है, एस्किमो पाई जाती है। हमने समझा था कि ये जनजाति एक विशेष प्रकार के घर बनाती है, उनको इग्लू बोलते हैं। और यहाँ पर रहने वाले, यहाँ पर जो जनजाति रहती है, वह विशेष प्रकार के जानवर को पालती है,
वह कुत्ता जैसा जानवर होता है, उसको रेंडियर कहा जाता है। इसके बाद हम टैगा क्षेत्र की वनस्पतियों में आए थे। यहाँ पर गर्मियों में जो टेम्परेचर है 20 डिग्री और सर्दियों में -40 डिग्री तक चला जाता है। ये शंकुधारी वन होती हैं। इन वनों के उदाहरण हमने समझे थे फर, लार्च और स्पाउस। हमने इन वनों की विशेषता ये समझी थी कि इनके पत्ते डार्क होते हैं, इनके पत्ते नुकीले होते हैं, इनके पत्ते स्मज मांसल होती हैं और क्यों होती हैं हमने यह भी जाना था। इसके बाद हम वर्षा वनों की वनस्पतियों को जाने थे। वर्षा वनों के बाद हमने मरुस्थलीय वनस्पतियों को पढ़ा था कि मरुस्थलीय वनस्पतियों में जैसे एलोवेरा का पौधा है, जैसे कि नागफनी का पौधा है, कैक्टस का पौधा है और यहाँ झाड़ियाँ पाई जाती हैं और इनके पत्ते कांटों के रूप में निकले होते हैं। ये मोमी स्पंजी होते हैं और कहीं पण छोटे होते हैं, इनकी ये विशेषता होती है। इसके बाद हमने मैंग्रोव वनों को पढ़ा था कि ये लवणीय जल के लिए लवणीय जल में अपना जीवित रहती हैं। फिर हमने जाना था कि अनुकूलन की विधियाँ कौन-कौन सी हैं। हमने अनुकूलन की विधियाँ जैसे माइग्रेशन प्रवास एक अनुकूलन की विधियाँ है, छद्मावरण को हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने हाइबरनेशन को पढ़ाया था जिसमें शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता को समझा था। उनको हमने उदाहरणों के माध्यम से समझा था। इसके बाद हमने तापमान नियंत्रण को समझा था। यह भी एक हाइबरनेशन का प्रकार है जिसमें कोल्ड ब्लडेड एनिमल को जाना था और हॉट ब्लडेड एनिमल को समझा था। फिर हमने मिमिक्री को समझा था। यहाँ तक हम पार्ट 1 और पार्ट 2 सॉरी लेक्चर 1 के पार्ट ए और पार्ट बी में कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लेक्चर 1 का आखिरी पार्ट सी पर आते हैं और हम समझते हैं बायोस्फीयर, बायोम और परितंत्र इकोसिस्टम को। देखिए, बायोस्फीयर, बायोम और परितंत्र, इसको समझने के पहले हम ये समझें कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है या पृथ्वी बना कैसे है। सबसे पहले प्रकृति में जो परमाणु परमाणु आया होगा, परमाणु से अणु बना, मॉलिक्यूल्स बना, मॉलिक्यूल से कोशिका, मॉलिक्यूल से कोशिका सेल्स बनी और कोशिका के बाद टिश्यू ऊतक बना, ऊतक के बाद जब ऑर्गन्स बने, अंग बने, अंग के बाद जीव बना, ऑर्गेनिज्म बना होगा और जीव के बाद जनसंख्या का निर्माण होगा, पॉपुलेशन का। उसके बाद कम्युनिटी, समुदाय का निर्माण होगा और कम्युनिटी के बाद परितंत्र, इकोसिस्टम का निर्माण होगा। इकोसिस्टम के बाद बायोम का निर्माण होगा और बायोम के बाद बायोस्फीयर, जैवमंडल का निर्माण होगा। जैवमंडल के बाद ये हमारी पृथ्वी ग्रह का निर्माण होगा। इस तरह से पृथ्वी की रचना हुई होगी। अब हम पढ़ते हैं कि जैवमंडल बायोस्फीयर पर आते हैं। जैवमंडल बायोस्फीयर, इसको हम सरलतम रूप में तीन रूप से पढ़ेंगे कि बायोस्फीयर शब्द दिया, बायोस्फीयर शब्द एडवर्ड फ्रेस ने दिया। बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर है जहाँ किसी भी रूप में जीवन संभव हो, उसको बायोस्फीयर बोलते हैं। बायोस्फीयर का विस्तार क्या है, जैवमंडल का विस्तार क्या है? तो यह समुद्र की तलहटी से लगभग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक बायोस्फीयर का क्षेत्र होता है। बायोस्फीयर को समझने के लिए हम इस चित्र की मदद लेंगे, थोड़ा धुंधला है तो समझने में आसानी होगी। जैसे 1 नंबर का एरिया वायुमंडल का है, 2 नंबर का जलमंडल का है, 3 नंबर का स्थल मंडल का है और चौथा जैवमंडल का है। और जो मैंने चार को लाल पेन से और नीले डॉट डॉट किया है उसको जैवमंडल कहते हैं। अर्थात वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल तीनों का कुछ ना कुछ एरिया जैवमंडल में शामिल होता है, यही हम रहते हैं। अब क्वेश्चन आपसे यूं आएगा कि बायोस्फीयर शब्द किसने दिया, तो आप आंसर देंगे एडवर्ड स्ट्रेस ने बायोस्फीयर शब्द दिया। क्वेश्चन आएगा बायोस्फीयर क्या है, तो आप बताएंगे जहाँ किसी भी रूप में जीवन संभव हो उसे बायोस्फीयर बोलते हैं। क्वेश्चन आएगा इसका विस्तार कहाँ है,
कहाँ है, तो आप बताएंगे समुद्र की तलहटी से लगभग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका विस्तार है। इसको हमने बायोस्फीयर को संक्षेप में समझा है, आगे हम इसको बड़े रूप में भी समझेंगे। अगला है बायो। बायोम जो होता है, जैवमंडल का एक निश्चित भूभाग होता है जहाँ की जलवायु एक निश्चित प्रकार की होती है और उस जलवायु में अनुकूलन करने में एक समान अनुकूलन करने वाले जीव पाए जाते हैं। अर्थात बायोम को हम 3 रूपों में समझें। पहला कि यह एक जैवमंडल का एक निश्चित भूभाग, दूसरा यहाँ की एक निश्चित प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तीसरा यहाँ समान अनुकूलन करने वाले जीव निवास करते हैं, चाहे जीव जंतु हो या पेड़ पौधों हो, वो दोनों को मिलाकर बायोम बनता है। ये बायोम के जो उदाहरण हैं वो है मरुस्थलीय बायोम, टुंड्रा बायोम, टैगा बायोम। मुझे आशा है कि आपको बायोम समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं परितंत्र क्या है। परितंत्र को समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझें कि परितंत्र शब्द किसने दिया। तो परितंत्र शब्द सर्वप्रथम टांसले 1935 में दिया। अब यहाँ 1935 इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ इम्पोर्टेंट है कि टांसले महोदय। और इकोसिस्टम होता क्या है, परितंत्र क्या होता है, तो उसकी परिभाषा है पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों का समूह परितंत्र कहलाता है। फिर से मैं, पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों का समूह परितंत्र कहलाता है। उम्मीद है कि इसको आप समझ लिया होगा। आगे के लेक्चर में हम परितंत्र को बृहद रूप से समझेंगे और अगला लेक्चर जो होगा परितंत्र पर ही होगा, इसलिए उसको अभी सिर्फ टर्मिनोलॉजी हमने समझी। अब हम आते हैं, एक शब्द आता है इकोटोन। इकोटोन किसे कहते हैं? इकोटोन किसे कहते हैं? अब इकोटोन है दो वायुम, जैसे हमने अभी वायुम को समझा था, हमने पारितंत्र को समझा था, तो इसका अर्थ है कि दो वायुम या दो पारितंत्र के बीच का संक्रमण का क्षेत्र, उसको हम इकोटोन कहते हैं। जैसे हमने इस चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। चित्र में एक समुद्री वायुम है, दूसरा हमने स्थलीय वायुम को लिया है। समुद्री वायुम और स्थलीय वायुम के बीच में हमने डॉट डॉट करके लाइनों को चित्र के माध्यम से, इसके माध्यम से दर्शाया है। इसको बोलते हैं इकोटोन। मतलब जल एवं स्थल दोनों की विशेषताएं एक साथ हो, उसको इकोटोन कहते हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि जहाँ पर जल की विशेषता और जहाँ पर स्थल की विशेषता एक साथ आ जाए, उसको इकोटोन कहा जाता है। इकोटोन में दो चीजों को समझेंगे। एक तो कोर प्रभाव को समझेंगे। जब इसकी विविधता अधिक हो जाए, जब जल एवं स्थल की विशेषता एक साथ हो और इसकी विविधता अधिक हो जाए, इसमें जल और व जमीन वाले जीव एक साथ बड़ी मात्रा में हो, तो उसको कोर प्रभाव कहा जाता है। और एक अगली टर्म, एक शब्द है एज स्पीसीज। जो जाति यहाँ विशेष रूप से पाई जाती है उसको एज स्पीसीज बोलते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, ये इकोटोन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस बार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे कि दो वायुम या दो परितंत्र के बीच का संक्रमण क्षेत्र इकोटोन होता है। इकोटोन देखिए चित्र के माध्यम से समझाया, जल एवं स्थल दोनों की विशेषता एक साथ, इकोटोन। कोर प्रभाव जब इसकी विविधता अधिक हो जाए, और एज स्पीसीज जो जाति यहाँ विशेष रूप से पाई जाती है उसको एज स्पीसीज बोलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। जैसे आप बचपन से या 10वीं क्लास से या 8वीं क्लास से एक निबंध लिखते आए हैं कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप, इसी तरह आज प्रकृति में, भविष्य में अब यह निबंध होगा कि प्रकृति वरदान है या अभिशाप। क्योंकि हमने प्रकृति का इतना दोहन कर दिया है कि अब ये अभिशाप बनती जा रही है। तो मैं चाहूंगा कि कुछ पॉइंट मैं निर्धारित कर रहा हूँ, उन पॉइंटों के आधार पर आप
250 से 300 शब्दों का एक निबंध तैयार करें। जो पॉइंट है मैं उनको पढ़ देता हूँ। पहला है सभी वस्तुओं से जुड़ी होती है, इसके बारे में लिखें। दूसरा है सभी वस्तुओं को कहीं ना कहीं जाना है, इसके बारे में लिखें। तीसरा है प्रकृति में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, इसके बारे में लिखें। चौथा है प्रकृति सर्वोत्तम जानती है, इसके बारे में लिखें। अगला है प्रकृति हितैषी है, के बारे में लिखा जाए। प्रकृति निर्मम है, प्रकृति चंचल है। आठवां है प्रकृति अनप्रेडिक्टेबल है, प्रकृति स्थायी है, प्रकृति क्षणभंगुर है। ये प्रकृति के बारे में मैंने 10 टॉपिक लिखे हैं। इन 10 टॉपिक को मिलाकर आपको 300 शब्दों में ये निबंध लिखना है। ये निबंध लिख के 300 शब्द से ज्यादा का ना हो, ये निबंध लिख के, और इसका हेडलाइन रहेगी कि प्रकृति अभिशाप है या प्रकृति वरदान है। ये लिख के माननीय IRS श्री अजय खरडे सर को आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मुझे आप व्हाट्सएप के माध्यम से इसको भेज सकते हैं, या हमारे जो टेक्निकल टीम है जिसमें मुजालदा जी शामिल है, खन्ना साहब शामिल हैं, आप उनको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। और हम जो भी व्यक्ति, जो भी स्टूडेंट इस निबंध को लिखेगा, हम बाकायदा उस निबंध को चेक करेंगे, और चेक करने के पश्चात अगर अच्छा होगा तो बहुत बढ़िया, और कुछ कमी होगी तो हम उनको कहेंगे कि ये कमी है, आप उनको सुधार कीजिए, और पर्सनल हम मतलब आपको फोन करके बताएंगे। माननीय अजय खरडे सर भी बता सकते हैं, मैं भी बता सकता हूँ, पर्सनल हम इसको बताएंगे। चलिए अब हम आते हैं कि भाई अभी तक जो मैंने लेक्चर 1 पढ़ाया है, लेक्चर 1 को 3 पार्ट्स में मैंने विभाजित किया है, जैसे पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। इस तीनों पार्ट से अभी तक यूपीएससी में कितने क्वेश्चंस पूछे गए, देखिए मैं यहाँ पर सिर्फ यूपीएससी को ले रहा हूँ। उसका लेने का कारण ये है कि माननीय श्री खड़े सर द्वारा, IRS महोदय द्वारा हमें बताया गया था कि हमें यूपीएससी को टारगेट करके चलना है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि पीएससी और अन्य कंपटीशन में ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे। पीएससी अन्य कंपटीशन में तो मेरे जो मैंने पीपीटी बनाई है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पर जो यूपीएससी है उसमें थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन आएंगे। जैसे मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो यूपीएससी की 2013 और 2018 की परीक्षा में से पूछा गया है। क्वेश्चन है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन से पर्ण रूपांतरण होता है। पहला है कठोर एवं मौनी पर्ण, दूसरा है लघु पर्ण अथवा पर्णहीनता, तीसरा है पर्ण की जगह कांटे। अब हमने उसमें लिखा है सही उत्तर है ए केवल 1 व 2, बी केवल 2, सी केवल 1 व 3, डी 1, 2 व 3। अब इसको कैसे समझेंगे, कैसे पढ़ेंगे, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर अपन डिस्कस करते हैं कि क्या होना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके लिए सबसे पहले जो मैंने पीपीटी में जब जैसे पौधों में अनुकूलन को जो मैं पढ़ा रहा था, और उसमें एक मरुस्थलीय वनस्पति कैसे अपने आप को अनुकूल करती है उस पर आएंगे, यानी पीपीटी 6 में आएंगे मरुस्थलीय वनस्पतियां कैसे अनुकूल होती हैं, पहले वहां आती है, फिर इसके क्वेश्चंस पे आएंगे हम। बस देखिए, ये था पीपीटी 6 में है मरुस्थलीय वनस्पति। जब हम पढ़ रहे थे तो मरुस्थलीय वनस्पतियों में हमने जो वृक्ष लिए थे, जैसे झाड़ियां कांटेदार थी, कैक्टस था, एलोवेरा था, और हमने ये जाना था कि इनके जो
पत्ते होते हैं या पर्ण होते हैं वो कैसे होते हैं। जैसे हमने लिखा था, मान लो कैक्टस के पौधे से समझे थे कि इनके पत्ते कठोर होते हैं या पर्ण कठोर होते हैं। हमने ये भी समझा था कि पर्ण की जड़ में कहीं कहीं कांटे आ जाते हैं। हमने ये समझा था कि पर्ण कभी कभी छोटे भी होते हैं, और हमने ये है पर्ण वैक्सी होते हैं। अब हम समझते हैं कि पर्ण कठोर क्यों होते हैं। पर्ण कठोर इसलिए होते हैं क्योंकि इस क्षेत्र की जो वनस्पतियां होती हैं उनको अपने अंदर पानी का स्टोरेज करके रखना होता है। और कांटे क्यों होते हैं? कांटे इसलिए होते हैं कि जब पत्ते कांटों के रूप में होंगे तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में पानी कम वायुमंडल में जाएगा। और पर्ण छोटे भी होते हैं और पर्ण वैक्सी होते हैं। वैक्सी मोमी इसलिए होते हैं क्योंकि ये जहाँ भी मोमी वैक्सी होते हैं वहाँ मासल होते हैं, वहाँ पानी को संग्रहित करके रखते हैं। अब हम आते हैं डायरेक्ट इसके क्वेश्चंस पर। ये आते हैं डायरेक्ट कि जो हम यूपीएससी में पूछा गया है उस पर आते हैं। देखिए, आया है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में जल ह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन से पर्ण होता है। कठोर एवं मोमी पर्ण, ठीक है, पर्ण कठोर होती है, कर्ण मोमी होती है, वैक्सी होती है, ये सही है। लघु पर्ण अथवा पर्णहीनता, ये भी सही है। लघु पर्ण मतलब पर्ण छोटे हो जाते हैं, कहीं कहीं पर्णहीनता ही होती है, सिर्फ कांटे कांटे होते हैं, ये भी बात सही है। पर्ण की जगह कांटे, ये भी सही है। अर्थात इसका उत्तर आंसर डी 1 2 3 तीनों है। उम्मीद है आप समझ रहे हैं। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। यूपीएससी में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक चमगादड़, दूसरा भालू, तीसरा कंगारू। फिर पूछा है उक्त में से किस प्रकार के जंतु में शीत निष्क्रियता हाइबरनेशन की घटना का परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन है आपके पास, ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 2 और 3, ऑप्शन डी है कोई नहीं। अब आप इसे समझें। अब आप इसका सोचिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ये मेरे यूपीएससी की 2014 में, वर्ष 2014 में आया है। ये वर्ष 2014 में इसको पूछा गया है, और पूछा ये गया है कि हाइबरनेशन शीत निष्क्रियता की घटना का उदाहरण क्या क्या है। चलिए, इसको एनालिसिस करने के लिए हम पीपीटी 7 पे जाते हैं। पीपीटी 7 आ गई है। अनुकूलन की विधियां हैं, इसमें एक विधि हाइबरनेशन है। और क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था, ये पूछा गया है कि शीत निष्क्रियता करने वालों के उदाहरण हैं। इसमें तो डायरेक्ट लिखा है चमगादड़, कंगारू, रोडेंट, भालू। शीत निष्क्रियता के उदाहरण है यही ग्रीष्म निष्क्रियता के वनस्थलीय कछुए, मगरमच्छ, सैलामंडर, ग्रेटर सिरोन, गिरगिट, घोंगा, केंचुआ, मधुमक्खी है। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चंस है ठीक है। क्वेश्चन है कि विचार कीजिए चमगादड़, भालू, कंगारू। तो निश्चित रूप से आपको पता चल गया होगा कि शीत निष्क्रियता हाइबरनेशन के जीव जंतु कौन कौन से हैं। उसमें चमगादड़ भी है, भालू भी है, कंगारू है। अर्थात इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 2 3 2। अब हम कुछ अभ्यास प्रश्न लेते हैं जो इसी टॉपिक से पूछे गए हैं, और इसमें हम इनके उत्तर नहीं बताएंगे, आपको स्वयं ही इसके उत्तर निकालना है। अभ्यास प्रश्न में पहला है, निष्क्रियता एक प्रमुख विशेषता होती है। हाइबरनेशन इज ए कैरेक्टर, वन ऑफ प्रमुख कैरेक्टर किसका है? ऑप्शन है ए कोल्ड ब्लडेड जीवों की, बी हॉट ब्लडेड जीवों की, सी
उपयुक्त दोनों डी इनमें से कोई। ढूंढिए इसमें क्या आंसर होगा। तीसरा चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीव ग्रीष्म निष्क्रियता दर्शाता है। ऑप्शन ए चमगादड़, ऑप्शन बी कंगारू, ऑप्शन सी रोडेंट, ऑप्शन डी मगरमच्छ। मुझे उम्मीद है कि इसको भी आप ढूंढ लेंगे। अगर ये आप नहीं ढूंढ पाए तो इसका अर्थ है कि आपको ये वीडियो लेक्चर 1 के तीनों वीडियो फिर से देखने की आवश्यकता है। चलिए, आज का लेक्चर 1 का पार्ट सी आज खत्म होता है। इस तरह पूरा लेक्चर की आज ये एंड होता है। हम अगले संडे को लेक्चर 2 शुरू करेंगे और जब तक इसका आप रिवाइज कीजिए और रिवाइज करें, और उम्मीद है कि आपको यह लेक्चर पसंद आ रहा होगा। और आदरणीय सर अजय खड़े सर के नेतृत्व में ये प्रोग्राम संचालित किया जा रहा है और शीघ्र ही आपको दूसरे सर जो संडे को उनका इंडियन पॉलिटी पर लेक्चर हो सकता है, आप उनको भी सुने। धन्यवाद। हाँ सर।